इसमें आपने जो की एलिमेंट इसका देखना है, सबसे पहले इसकी एज देखें पेशेंट की, ठीक है? दूसरा इसका स्प्लीनोमेगाली हुई है, उसकी स्प्लीन एनलार्ज हुई हुई है, ठीक है? और उसकी जो है लैब इन्वेस्टिगेशंस में अब आरबीसीज़ बहुत ज़्यादा मिले हैं, ठीक है? एलिवेटेड मिले हैं। और ग्रेन्युलोसाइट्स और प्लेटलेट्स भी ज़्यादा हुए हुए हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स मीन्स के ग्रेन्यूल्स जिसमें होंगे ना, वो वाले जो न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, वो भी ज़्यादा हुए हुए हैं। प्लेटलेट्स भी ज़्यादा हुए हुए हैं। मीन्स दैट जो माइलॉइड कैटेगरी वाले सेल्स हैं वो सारे ज़्यादा हुए हुए हैं, ठीक है? और स्प्लीनोमेगैली भी हुई हुई है। तो ईएसआर जो है उसका लेस देन नॉर्मल है, ठीक है? तो इसमें क्या आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई कैंसर चल रहा है, ठीक है? या फिर कैंसर के केस में या पॉलीसाइथीमिया के केस में जब हमारा हेमाटोक्रिट जो होता है वो उसमें भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है कि हमारे आरबीसी ज़्यादा होने की वजह से ना ईएसआर कम हो जाता है। तो जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है ना, अब इन्होंने हाइपोक्सिया की सेकेंडरीली, तो ऐसा नहीं होता कि पेशेंट को हाइपोक्सिया हो और उसके रिजल्ट में स्प्लीनोमेगैली ऐसे हो जाए, वो तो नहीं होती ना। कुशिंग सिंड्रोम में तो इस तरह की मैनिफेस्टेशंस आती नहीं है। और फिर आता है कि एरिथ्रोपोइटिन कंसंट्रेशन ज़्यादा होना, ये तब होता है फॉर एग्जांपल कि कोई मतलब इसमें भी जो है सच वो इस तरह से होगा कि हम इसको इस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं। एरिथ्रोपोइटिन तब ज़्यादा होता है फॉर एग्जांपल हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे चले गए हैं, हाइपोक्सिया हो गया है, या किडनी के अंदर कोई ट्यूमर है जो कि जो एरिथ्रोपोइटिन है वो ज़्यादा रिलीज़ कर रही है। उसके रिजल्ट में ऐसा स्प्लीनोमेगैली नहीं होती। स्प्लीनोमेगैली सच के आपके तब हो कोई भी ब्लड का केस हो, ठीक है? ब्लड की कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो इसमें जो हम इसको कंसिडर करेंगे क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकीमिया, इसके एंड पे हो सकता है टर्मिनेशन, ठीक है? यूजुअल टर्मिनेशन इन द क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकीमिया के आपके स्प्लीनोमेगैली हुई हुई है, बूढ़ा बाबा है, ठीक है? और उसके अंदर क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो है वो आरबीसीज़ के लेवल ज़्यादा हैं और ग्रैनुलोसाइट्स प्लेटलेट्स सारे ज़्यादा हैं और ईएसआर उसका कम हुआ हुआ है। मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ मेलिग्नेंसी आउट देयर एंड इट विल रिजल्ट इन द chronic myelogenous leukemia in which the myeloid cells are actually having the cancer in the blood and the bone marrow and in the chronic form, ठीक है? फिर होता है 40 years old man presents with a fever, स्प्लीनोमेगैली, टीएलसी उसका जो है वो लैक्स में गया हुआ है, मीन्स बहुत ज़्यादा है। ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में हमें माइलोब्लास्ट मिल रहे हैं, ठीक है? मीन्स माइलॉइड कैटेगरी के प्रो माइलोसाइट्स मिल रहे हैं, माइलोसाइट्स मिल रहे हैं, मेटामाइलोसाइट्स मिल रहे हैं एंड बैंड फॉर्म मिल रहे हैं, सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं, प्लेटलेट्स मिल रहे हैं, बेसोफिल्स सारे मिल रहे हैं। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन इज़ नॉर्मल, ठीक है? मीन्स के आपके मोस्टली जो बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स ये ज़्यादा हुए हुए हैं मोस्टली, ठीक है? प्लेटलेट्स वाले वो ज़्यादा हुए हुए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिसऑर्डर, तो अब आपने बताना है। तो इसमें पीक इंसिडेंस एट द 6 years ऑफ एज 922 ट्रांसलोकेशन। 922 ट्रांसलोकेशन कौन सी होती है? BCR एबल वाली, ठीक है? और ये BCR एबल वाली हमने जो ट्रांसलोकेशन देखी थी ये हमने किस किस में देखी थी अगर आपको याद हो? तो हमने इसको जो है ल्यूकीमिया में देखा था, जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया था। उसमें हमने कंसिडर किया था कि जो TALL था उसमें ज़्यादातर जो है 922 की ट्रांसलोकेशन होती थी, ठीक है? यही बात थी ना। और इसके अलावा जो हमने 922 की ट्रांसलोकेशन देखी थी वो एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकीमिया में भी देखी थी, ठीक है? तो AML में भी देखी थी। एक्यूट कह रही हूँ, जो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया था ना उसमें हमने देखा था। और आपको पता है कि क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में आपके मोस्टली बेसोफिल्स ज़्यादा हुए होते हैं, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स। उसमें भी हमारे पास 922 की ट्रांसलोकेशन BCR एबल की ट्रांसलोकेशन होती थी, ठीक है? प्रेडिक्शन ऑफ द फीमेल सेक्स, एक्सपेंशन ऑफ द मैरो बी लिम्फोसाइट्स, हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया। अब इसको देखें ज़रा कि पेशेंट को स्प्लीनोमेगैली हुई हुई है, ठीक है? माइलोब्लास्ट उसके ज़्यादा हैं, प्रो माइलोसाइट ज़्यादा हैं, माइलोसाइट ज़्यादा है, मेटामाइलोसाइट ज़्यादा है, बैंड फॉर्म न्यूट्रोफिल्स हैं, सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं। मींस के इन सब की इमेच्योर कैटेगरी ज़्यादा हुई हुई हैं माइलोब्लास्ट की, ठीक है? और प्लेटलेट्स और बेसोफिल्स भी ज़्यादा हैं। तो ये आपके जो है 40 years ओल्ड फीमेल के मेल के अंदर है, फीवर के साथ आ रहा है, स्प्लीनोमेगैली के साथ आ रहा है और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन उसकी जो है वो नॉर्मल है, ठीक है? तो अब ये किस कैटेगरी में जा रहा है कि हमारे पास जो है माइलॉइड टाइप जा रही है ना, माइलॉइड। तो इसमें अगर हम देखें तो 6 years ऑफ एज में
6 साल के बच्चे में ज़्यादातर हमने देखा था कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर लिम्फोइड कैटेगरी की ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जो इस साइड वाले हैं ना माइलॉइड, इसमें ज़्यादातर आपकी ओल्ड एज फॉल करती है मोस्टली, ठीक है। फिर 922 ट्रांसलोकेशन हो गया। फीमेल सेक्स की कोई प्रीडिलेक्शन जो है वो हमने इसमें नहीं देखी कि ऐसा किस में ज़्यादा है किस में कम है, ठीक है। उसके बाद जेंडर की हमने कोई भी नहीं देखी। एक्सपेंशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स की कैटेगरी में तो ये जा ही नहीं रहे, तो जा ही माइलॉइड साइड पे जा रहे हैं। हाइपोगेमाग्लोबिनीमिया भी लिम्फोइड कैटेगरी में जाता है, जिसमें हमारे बी सेल्स का कोई ट्यूमर हो और उसकी वजह से एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ बन जाएँ, तो फिर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये प्रेडिक्शन ऑफ द और ये सब कुछ। तो 922 ट्रांसलोकेशन की हुई हुई है, जिसमें क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स ज़्यादा हुए हुए हैं, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट ज़्यादा हुए हुए हैं, मीन्स उनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफ्रेशन हो रही है मेच्योर माइलॉइड सेल्स की, जिसकी वजह से, और उसमें 922 की ट्रांसलोकेशन होती है, ठीक हो गया। फिर होता है डायग्नोसिस ऑफ द बर्किट लिम्फोमा इज़ गिवन ऑन द बायोप्सी ऑफ एन enlarged। तो ये हमने आई थिंक पहले हाँ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फिर आता है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर ऑफ द सीवियरली एनीमिक पेशेंट, ठीक है। एनीमिक पेशेंट रिवील्स मैक्रोसाइटोसिस, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स एंड डिक्रीज्ड प्लेटलेट्स। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ दिस एनीमिया इज, तो मैक्रोसाइट्स मिल रहे हैं आपको, मैक्रोसाइट्स मिल रहे हैं, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं, प्लेटलेट्स कम मिल रहे हैं, मीन्स दैट देयर इज़ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी होती है, डीएनए की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होती, सेल्स की डिवीजन प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे आरबीसीज जो है वो ख़राब होते हैं, बल्कि एज अ होल हमारे न्यूट्रोफिल्स भी जो हैं इमेच्योर बन रहे होते हैं, हाइपर मेच्योर, और प्लेटलेट्स भी, क्योंकि उनकी डिवीजन नहीं हो रही होती, वो मेगा कैरियोसाइट्स या मेगा कैरियोब्लास्ट की फॉर्म में रह जाते हैं, प्लेटलेट्स की फॉर्म में नहीं आते, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो उसकी वजह से सेल जो होते हैं वो बड़े बड़े रह जाते हैं, नॉर्मल उनकी डिवीजन नहीं होती छोटी फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द विटामिन B12 deficiency or the folic acid deficiency, in which we see the macrovelocites in the blood, and megakaryoblast जो है मेगालोब्लास्ट इन द बोन मैरो। एनीमिक भी है ना वो। Patient comes to you with a marked dragging sensation in the abdomen. Physical examination reveals huge splenomegaly, ठीक है। CBC में हमें ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, विद पीक ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड माइलोसाइट्स एंड मेटामाइलोसाइट्स, ठीक है। तो आपके जो है व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, तो स्प्लीनोमेगैली के साथ पेशेंट आया हुआ है और उसके ल्यूकोसाइट्स जो है न्यूट्रोफिल्स, माइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट्स से ज़्यादा हुए हुए हैं, तो आपका क्या होगा ना, लिम्फोसाइट्स के कैटेगरी आप सारी ख़त्म कर दें, ठीक है। लिम्फोसाइट्स की सारी कैटेगरी सबसे पहले ख़त्म की आपने, क्योंकि ये आपकी माइलॉइड कैटेगरी में आ रहे हैं। अब आपको समझ नहीं आ रही कि एक्यूट है या क्रोनिक है, तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो होता है उसमें एज अ होल आपके जो हैं वो क्या होते हैं, जो है आपके जो इमेच्योर ब्लास्ट्स होते हैं वो इंक्रीज़ हुए होते हैं एक्यूट फॉर्म में। एक्यूट मतलब कि अभी आहिस्ता आहिस्ता नहीं चल रहा पेशेंट को, ठीक है, रैपिडली सिम्टम्स आ रहे हैं सारे, एंड there we find the blasts, ठीक है, myeloblasts. Here you are finding the neutrophils and myelocytes and metamyelocytes, so there will be the chronic form, not the acute form, and it will be the chronic myeloid leukemia. तो ये उसको स्प्लीनोमेगैली भी हुई होगी। 6 years old boy whose factor 8 activity is less than 10% normal is at more risk of developing which of the following clinical signs, ठीक है। तो अब ये आपको मैंने बताया था कि जब भी हमारे जो है फैक्टर्स डेफिशिएंट होते हैं इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक पाथवे के, एंड इट डजंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन, ठीक है, डिपोजिशन इन द प्लेट फॉर्मेशन, और वो जो क्लॉट होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता ना। और जब भी फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है तो जो ब्लीडिंग होती है दैट इज़ एक्चुअली बिकॉज जो हमारी अंदर की तरफ होती है, मींस बॉडी के अंदर छुपी हुई ब्लीडिंग होती है। प्लेटलेट्स की जो ब्लीडिंग होती है वो आपकी सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है, जैसे हमने पीछे देखा था एपिस्टेक्सिस हो रहा था, ठीक है, पर्परा बन रहे थे, छोटे छोटे स्पॉट्स बन रहे थे ब्लीडिंग के, दोज वर एक्चुअली इन केस ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हमारा फैक्टर्स डेफिशिएंट होंगे, पिटेकिया बिल्कुल भी हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है, और पेरीफोलिकुलर हेमरेजेस भी नहीं, और ये इकोमोसिस भी नहीं, और हेमोरेजिक अर्टिकेरिया तो कुछ भी नहीं हमने पढ़ा था। इंट्रामस्कुलर हीमाटोमास बनेंगे, मसल्स के अंदर हीमाटोमास बनेंगे, हीमार्थ्रोसिस होगी, ठीक है, और जो है
किडनी के अंदर एक्चुअली हेमेचूरिया वगैरह इस तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे सुपरफिशियल ब्लीडिंग्स हैं ये एज सच जो है फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होती। विच आर द फॉलोइंग एनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम सब्सटीट्यूशन ऑफ वेलिन फॉर द ग्लूटामिक एसिड एट द पोजीशन 6 ऑफ द ग्लोबिन। तो ये आपको खुद पता होना चाहिए, दिस इज ए सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया होगा, सिकल सेल डिजीज़ होगी, ठीक है। फिर है कि 15 years old चाइल्ड प्रेजेंट विद अ पैलर एंड जॉन्डिस फॉर द लास्ट 3 years, ठीक है। 3 साल से उसको जॉन्डिस है, पेल हुआ हुआ है वो। उसका एडर ब्लडर जो है उसको कोलसिस्टेक्टमी हुई थी फॉर द गाल ब्लैडर। स्प्लीन वॉज पैल्पेबल 3 centimeters बिलो द कॉस्टल मार्जिन, मीन्स दैट ही इज़ हैविंग द स्प्लीनोमेगैली। हिज ब्लड काउंट रील्स द हीमोग्लोबिन 8, मतलब उसका हीमोग्लोबिन कम हुआ हुआ है। MCV उसका 75 फेम्टोलीटर है, ठीक है। और इट मीन्स के जो आपका MCV है, MCV थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम यहाँ पे कम हुआ हुआ है, ठीक है। 80 से कम हुआ हुआ है, 80 से कम हो तो दैट इज़ माइक्रोसेटिक, ठीक है। और MCH, ठीक है, ये आपका 32 है। 32 मतलब तकरीबन ठीक ही है, ठीक है। इसको हम लेते हैं 28 to 34 की कैटेगरी में, तो ठीक ही है, ठीक है। उसके बाद आता है सीरम बिलीरुबिन जो है वो 3 हुआ है, ठीक है। मेनली कॉन्जुगेटेड मतलब बिलीरुबिन ज़्यादा है, ऑब्वियसली उसकी वजह से जॉन्डिस है। रेटिकुलोसाइट काउंट जो है उसका 35 सेंटीमीटर है। सीरम के अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपने बताना है कि उसको क्या मसला चल रहा है, ठीक है। तो मसला क्या चल रहा है, उसको थोड़ा सा उसका मतलब अनीमिया वाली साइड पे तो वो है, और माइक्रोसाइटिक अनीमिया की तरफ है, ठीक है। माइक्रोसाइटिक अनीमिया की कैटेगरी में है। तो माइक्रोसाइटिक कैटेगरी जो होती है, माइक्रोसाइटिक अनीमिया वाली कैटेगरी, उसमें अब आपने बताना है कि सीरम LDH जो है उसका इतना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये कोड करना है कि पेशेंट को सिम्टम्स कौन से आ रहे हैं, ठीक है। जॉन्डिस हो रहा है, पैलर हो रहा है, स्प्लीन जो उसकी लार्ज हुई हुई है, स्प्लीनोमेगैली हुई हुई है, ठीक है। और एनीमिया हुआ हुआ है उसको, मीन्स कि उसके RBCs जो है उनकी हेमोलिसिस हो रही है, ठीक है, किसी तरह, जिसकी वजह से जो है अब आपने पढ़ा हुआ है कि एक्स्ट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस हो सकती है या इंट्रावैस्कुलर हो सकती है। और ये जॉन्डिस वाले सिम्टम्स होते हैं ये स्पेसिफिकली हमारे होते हैं जो एक्स्ट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस हो रही होती हैं इन द स्प्लीन, इन द यू कैन से द स्प्लीन है, और आपकी डिफरेंट मतलब जो एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस हो रही हो ना स्प्लीन वगैरह के अंदर, स्प्लीन लिवर के अंदर या लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है। उसमें जो हमारी हेमोलिसिस हो रही होती है ना उसको हम एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस कहते हैं। उसके रिजल्ट में पेशेंट को जॉन्डिस होता है, स्प्लीनोमेगैली होती है, और इस तरह से ना। और जॉन्डिस की वजह से फिर मतलब बिलीरुबिन इसका इंक्रीज़ हुआ होता है, उसकी वजह से जॉन्डिस और गॉल स्टोन्स बन जाते हैं, हमने डिस्कस किया था। इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस की जो मेजर क्लिनिकल फाइंडिंग्स आती हैं उसमें ये होता है हीमोग्लोबिनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, हीमोसिड्रिन यूरिया होता है। उसमें ऐसा जॉन्डिस के सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। तो इट मीन्स दैट दे इज सम काइंड ऑफ एनीमिया जो कि हमारा है द एक्स्ट्रावास्कुलर है, ठीक है, एक्स्ट्रावास्कुलर। तो क्रोनिक मलेरिया जो होता है ये इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस कॉज करता है, ये भी इंट्रावास्कुलर करता है, ठीक है, ये भी इंट्रावास्कुलर करता है। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ऐसा जिसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस होगा, जिसमें हमारे जो RBCs होते हैं वो स्फीरोसाइट्स की फॉर्म में होते हैं। और उनकी क्योंकि हमारे स्प्लीन देखती है कि ये किस तरह के अजीब किस्म के RBCs हैं, लाओ इसको पकड़ूँ मैं खाऊँ ख़त्म करूँ इसको, स्प्लीन के मैक्रोफेजेस उसको ख़त्म कर देते हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली द एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस, ठीक है। तो ये कैटेगरी कौन सी होगी, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। इसमें आप कोई भी मतलब वो आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा दे सकते हैं जिसमें आपको जो है वो एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस के साइंस दें, जॉन्डिस वगैरह, तो आप उसकी कैटेगरी में जाओगे। उसकी क्लासिफिकेशन आपको अच्छी से आनी चाहिए, डेट इज़ बेस्ट रिटन इन द पैथोमा, ठीक है। उसके बाद 45 years ओल्ड लेडी है प्रेजेंटेड विद द ईजी फटीग, पेलर, माइल्ड जॉन्डिस है, उसको यहाँ पे भी जॉन्डिस आ गया, पेलर है, माइल्ड जॉन्डिस है। उसके बाद कह रहे हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल है, कंप्लीट CBC जब हमने करवाई हीमोग्लोबिन लेवल उसको 7.5 मिला, मतलब बहुत कम है। MCV उसका ज़्यादा हुआ है। MCH जो है वो उसका 31 ऑलमोस्ट ठीक है। MCHC जो है ऑलमोस्ट 30, मतलब ये तो 30 इर्द गिर्द होते हैं ना, ये नॉर्मल होते हैं MCH और MCHC। WBCs उसके जो हैं वो 2.8, ठीक है, इंटू 1 इंटू पता नहीं क्या इन्होंने लिखा हुआ है। और प्लेटलेट काउंट उसका 95 इंटू 10⁻³ लिखा हुआ है। उसके बाद प्लेटलेट उन्होंने इतने लिखे हुए हैं, रेटिकुलोसाइट्स उन्होंने इतने लिखे हैं। अब वो बता रहे हैं कि कौन सी ऐसी जो है अप्रोप्रिएट टेस्ट होगा जो उसको डायग्नोसिस की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि आपका जो है वो MCV लेवल जो है वो ज़्यादा हुआ है, ठीक है, 110 हुआ है। नॉर्मल आपका जो है 97 तक या 100 तक होता है,
ठीक है, 80 to 100 तक, लेकिन ये ज़्यादा हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी उसको वही है कि जॉन्डिस के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक तो ये है कि ईजिली वो फटीग्ड हो रहा है, ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एनीमिया। पेलर जो है ये भी दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एनीमिया। माइल्ड जॉन्डिस आई मीन्स इतना ज़्यादा जॉन्डिस नहीं है, वो जो बड़े बड़े RBCs हैं वही टूट रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा जॉन्डिस है, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जो है हीमोग्लोबिन कम है, सब कुछ। तो इसमें हम क्या करवाएंगे, हम सीरम विटामिन B12 और RBC फोलेट लेवल चेक करवाएंगे, क्योंकि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसका MCV ज़्यादा है, तो ये मेगालोब्लास्ट या मैक्रोसाइट्स हो सकते हैं। वॉर्म एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं, दीज आर, तो ये हमेशा याद रखना है कि जो IgG होती हैं ये वार्म एंटीबॉडीज़ होती हैं, कि क्योंकि ये वार्म इन्वायरमेंट में मींस दैट हमारी जो स्प्लीन होती है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर जाके हमारे RBCs के साथ जाके बाइंड करती हैं और वहाँ पे उनकी हिमोलिसिस वगैरह करवा रही होती हैं। इस वजह से हम IgG जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको हम वार्म कहते हैं, ठीक है, वार्म एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और जो IgM होती है, अगर आपको पता हो, तो ये हमारे जो है वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी होता है, उसके अंदर मोस्टली आपको पता होगा कि वो कोल्ड एग्लूटिनिन होती है IgM, जो कि हमारे कोल्ड टेम्परेचर ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर क्या करवाती है कि इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस करवा रही होती है, ठीक है। तो IgG जो होती है दिस इज़ एक्चुअली वार्म टेम्परेचर पे करती है, इसको हम वार्म एंटीबॉडी कहते हैं, एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस करवाती है। और जो IgM होती है दिस इज़ कोल्ड एग्लूटिनिन, और ये हमारे इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस करवाती है, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रेजेंट विद हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, तो ये मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन इज़ एक्चुअली हैविंग द हीम एंड ग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबिन के अंदर थैलेसीमिया आ जाता है, और हीम जो होती है इसमें फर्दर वी हैव द आयरन, ठीक है, और वी हैव द प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है। जब आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो दिस इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब वी हैव द प्रोटोपोरफायरिन तो ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होगा। जब हमारे पास ग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी तो थैलेसीमिया हो जाएगा, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी हो गया, थैलेसीमिया हो गया। और कोई भी क्रोनिक डिजीज़ के रिज़ल्ट में भी क्या होता है कि आपकी क्रोनिकली कोई इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, तो हेप्सिडिन क्या करता है कि वो जो हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, जो हमारे होते हैं बैक्टीरिया, उनको आयरन नहीं लेने देता, जिसकी वजह से उसको स्टोर्ड फॉर्म में रखता है, एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, उसकी वजह से भी क्रोनिक स्टेट में जो है एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और वो कौन सा होता है, वही होता है ये वाला ना माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें हमारे RBCs जो होते हैं उनका कलर भी नहीं होता नॉर्मल, और उनका जो साइज़ होता है वो भी छोटा सारा होता है, ठीक है। और जो है वन ऑफ द, तो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। लेड पॉइजनिंग में भी यही होता है। लेड पॉइजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी वजह से अल्कोहल, लेड की वजह से सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है, जो कि हमने प्रोटोपोरफायरिन की लेवल में देखा है। तो ऐसा जो है ये सारे हमारे जो हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया करवाते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो G6PD डेफिशिएंसी होती है, ये मैंने पहले भी बताया था कि इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होती है इसकी वजह से। जब G6PD की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे RBCs जो होते हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट से वो मतलब ऑक्सीडेंट जो होते हैं रॉ स्पीशीज़ उनकी उनसे सेविंग नहीं होती, जिस वजह से मरते जाते हैं ब्लड वेजल्स के अंदर, ठीक है। मदर ब्रॉट हर 1 month old मेल इन्फेंट टू द डॉक्टर विद कंप्लेंट ऑफ हैवी ब्लीडिंग आफ्टर सर्कमसिजन, ठीक है। हिज लैब इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड द हीमोग्लोबिन जो है वो 13.4 था, WBCs उसके इतने थे, प्लेटलेट्स उसके इतने थे, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम था, ठीक है। नॉर्मल PT, प्रोलॉन्ग्ड PTT, ठीक है। तो पेशेंट को जो है वो क्या होगा, PTT उसका प्रोलॉन्ग्ड है। अब मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, ठीक है, जो वहाँ पे बन जाता है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस होती है। उसके बाद वी हैव द 2 पाथवेज जो कि होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे होता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे के रिजल्ट में वो जो हमारा प्लेटलेट प्लग बना होता है, उसकी फाइब्रिनोजेन जो होती है फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है, हमारा प्लेटलेट प्लग जो होता है वो मजबूत हो जाता है, ठीक है। और जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है, यहाँ पे जो हमारा होता है PTT, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे के लेवल पे PT होता है। अगर इंट्रिंसिक पाथवे में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारा PTT जो है वो राइज करेगा। अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे के लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारा PT राइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि एक बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, और उसको जो है उसकी ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही, मीन्स दैट कि उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, ठीक है, कांस्टेंट ब्लीडिंग होती जा रही है, लेकिन उसका ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है। जब ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होता है इट मीन्स आपका फर्स्ट स्टेप ठीक है, आपका प्लेटलेट प्लग अच्छा बना हुआ है। जब भी प्लेटलेट्स
पहला वाला जो हमारा स्टेप होगा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, उसमें कोई भी डिफेक्ट होगा तो तब ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग करेगा, तो हमें पता चलेगा कि पहले वाले स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है, इट मीन्स कि आपके प्लेटलेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके प्रॉब्लम है इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक पैथवे में। अब वो कह रहे हैं कि उसका पीटी नॉर्मल है, मींस दैट उसका जो एक्सट्रिंसिक पैथवे है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका पीटीटी जो है वो राइज़ किया हुआ है। तो पीटीटी जब राइज़ किया होता है तो हमारी कैटेगरी जो है यहाँ पे आ जाएगी। और आपको पता है हीमोफीलिया ए, ठीक है, हीमोफीलिया जो होता है वो इस लेवल पे लाई करता है। और हीमोफीलिया यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं, वी हैव द फैक्टर 8, फैक्टर 9, ठीक है, फैक्टर 12, फैक्टर 11। तो यहाँ पे 8 अगर डेफिशिएंट होगा हीमोफीलिया ए होगा, 9 होगा तो बी होगा, हीमोफीलिया 11 होगा, हीमोफीलिया सी होगा। तो यहाँ पे कोई भी, इसमें से कोई भी कैटेगरी का हीमोफीलिया है, इसमें से किसी फैक्टर की डेफिशिएंसी है इंट्रिंसिक पैथवे में, जिसकी वजह से उसका पीटीटी ज़्यादा हुआ है, ठीक है। और इसके इट विल बी हीमोफीलिया। बाकी तो वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ फर्स्ट स्टेप में आती है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक पर्परा जो है वो भी पहले स्टेप में आता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। विटामिन B12 डेफिशिएंसी यहाँ पे हो नहीं सकती, और G6PD डेफिशिएंसी भी यहाँ पे नहीं हो सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग morphological finding is most likely to be present on examination of the peripheral blood smear of the patient with megaloblastic anemia? तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आपको पता है कि हमारे जो RBCs होते हैं उनमें पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, ठीक है, माइक्रोसिटिक तो नहीं होते RBCs, इसमें मैक्रोसिटिक होते हैं, बड़े बड़े सेल्स होते हैं, ब्लास्ट होते हैं। कौन से ब्लास्ट्स, इसमें किसी ब्लास्ट की बात नहीं की जाती। हाइपोक्रोमिक RBCs होते हैं, नहीं, इसमें कोई ऐसा जिसका कलर जो है वो कम नहीं होता, क्योंकि डिवीजन तो हो नहीं रही ना। हाइपोक्रोमिक तब हो जब उसकी एक्स्ट्रा डिवीजन हो जाए तो उसका कलर उड़ जाए, ठीक है। शिस्टोसाइट्स जो हैं वो भी इसमें नहीं होंगे, ठीक है। इसमें जो कैटेगरी आएगी वो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होंगे। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो उनकी प्रॉपर डिवीजन नहीं हो रही होगी बिकॉज ऑफ द विटामिन B12 फॉलेट डेफिशिएंसी, ठीक है। DNA सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो रही होगी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन द वुमेन ऑफ द चाइल्ड बियरिंग एज इज़ ड्यू टू, तो ये कौन सा होता है एनीमिया, सबसे ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी होता है ना, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फीचर ऑफ इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस, तो इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस मीन्स दैट कि वेजल्स के अंदर हिमोलिसिस हो रही है, ठीक है। तो अगर तो इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस हो रही होगी तो उसका कौन सा फीचर नहीं है, एनीमिया तो होता है इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस की वजह से। हीमोग्लोबिन यूरिया भी हो रहा होता है, हीमोग्लोबिनीमिया भी हो रहा होता है। अब ये हमारे थोड़ा सा हो जाता है यहाँ पे कि स्प्लीनोमेगैली है या जॉन्डिस है, ठीक है। तो अब हमारी जो है जॉन्डिस हम कह सकते हैं किसी हद तक, ठीक है, कि उसका जो है जब RBCs टूट रहे हैं तो उसमें से एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हिमोलिसिस हो रही है इंट्रावास्कुलर, ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिलीरुबिन राइज कर जाता है वो सब, ठीक है। तो हम उसकी कैटेगरी में लेके आ सकते हैं जॉन्डिस को, जॉन्डिस हम दोनों की कैटेगरी में थोड़ा बहुत लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्प्लीनोमेगैली का काम है। स्प्लीनोमेगैली तब होगी जब हमारे एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस हो रही होगी, स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेजेस जो है वो ज़्यादा काम कर रहे होंगे, वहाँ पे RBC ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से स्प्लीनोमेगैली होगी, ठीक है। तो स्प्लीनोमेगैली इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि स्प्लीनोमेगैली तब होगी जब एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होगा। जॉन्डिस कैन बी इन ईदर फॉर्म, ठीक है। ब्लड ग्रुप ऑफ द 8 years old unmarried female patient is AB negative and she needs platelets transfusion, ठीक है। Select the most appropriate unit of the RBCs concentration from the following list, ठीक है। अब वो AB नेगेटिव है तो आपने जो है उसको कौन सा जो है ना प्लेटलेट्स दे सकते हो, तो एनी ब्लड ग्रुप प्लेटलेट्स। AB नेगेटिव है तो वो क्या कर सकता है, तो इसका ये होता है ना कि जो AB नेगेटिव लोग होते हैं ना, मींस दैट उनके पास एंटीबॉडीज़ ही नहीं है ना A एंटीबॉडी है ना B एंटीबॉडी है। तो अब ये होता है कि वो किसी से भी मतलब ब्लड रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ना वो इसमें होता है कि AB पॉजिटिव वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स होते हैं और O पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं। मींस दैट आप जो AB नेगेटिव पर्सन है उसको O पॉजिटिव तो दे सकते हो ना, लेकिन जो AB नेगेटिव होते हैं वो नेगेटिव से ही रिसीव कर रहे हैं, मींस कर सकते हैं B नेगेटिव, A नेगेटिव, AB नेगेटिव, ये सारे जो हैं हमारे AB नेगेटिव को ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है D होगा कि इनमें से कोई भी एनी ब्लड ग्रुप प्लेटलेट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ एबनॉर्मल इन हीमोफीलिया ए, तो हीमोफीलिया ए में हमने पहले भी डिस्कस किया कि PTT जो होता है वो एलिवेटेड हुआ होता है,
ठीक है, पीटीटी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एक्सट्रिंसिक पैथवे में ज़्यादा हुआ होता है, ठीक है। और ये दोनों तब हमारे पास एलिवेटेड होंगे जब दोनों पाथवेज़ में खराबी है, ठीक है। और इसके अलावा जो प्लेटलेट काउंट होगा वो हमारा इन केस फर्स्ट होगा उसमें होगा खराब, ठीक है। और जो ब्लीडिंग टाइम है वो आपका प्लेटलेट्स की कमी की वजह से होगा। इन एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया फॉलोइंग इज़ अ करेक्टरिस्टिक सेल सीन, ठीक है। तो एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया है, ठीक है। तो एबनॉर्मल माइलोसाइट, एबनॉर्मल प्रोमाइलोसाइट, एबनॉर्मल मेटामाइलोसाइट, एबनॉर्मल इओजेनोफिल, एबनॉर्मल मोनोसाइट। तो एबनॉर्मल प्रोमाइलोसाइट, ठीक है, प्रोमाइलोसाइट जो है उसमें एबनॉर्मल होंगे। इन ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया द फॉलोइंग टेस्ट इज करेक्टरिस्टिकली पॉजिटिव। तो ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया है ना, मीन्स जो हमने पीछे देखे थे ना कि आईजीएम और आईजीजी, ठीक है। आईजीजी जो था दैट वाज अ वार्म इम्यूनोग्लोबुलिन और आईजीएम जो था दैट वाज कोल्ड ग्लूटिनिन, ठीक है। तो ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हमारे आरबीसीज जो उनका इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस हो रहा होता है। तो उसके लिए हम जो है ये पॉजिटिव क्या होता है, डायरेक्ट कूम टेस्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। डायरेक्ट कूम टेस्ट क्या होता है, कूम्स टेस्ट जो होते हैं ये हम इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया को डायग्नोज करने के लिए चेक करते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट हमें ये कंफर्म करता है कि आरबीसीज के ऊपर एंटीबॉडीज़ चिपकी हुई हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से जो है एंटी आईजीजी एंटीबॉडीज़ देते हैं, ग्लूटिनेशंस हो जाते हैं तो इसका मतलब कि आरबीसीज़ के साथ एंटीबॉडी है, और अगर ग्लूटिनेशन नहीं होती तो इट मीन्स कि नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्ट होम टेस्ट जो होती है ये कंफर्म करती है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द पेशेंट सीरम, ठीक है। एंड एंटी आईजीजी एंड टेस्ट आरबीसीज़ आर मिक्सड विद द पेशेंट सीरम, ठीक है। एंड ग्लूटिनेशन अकर्स इफ़ द सीरम एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट्स के आरबीसीज़ हैं, ठीक है, और ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया हो रहा है, मींस उसके ऊपर आरबीसीज़ के ऊपर जो है एक एंटीबॉडी चिपकी हुई है, दैट कैन बी आईजीजी, दैट कैन बी आईजीएम, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि पेशेंट के अंदर कोई इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया है या नहीं, तो हम बाहर से क्या देंगे, हम आईजीएम देंगे, ठीक है, एंटी आईजीजी देंगे, ठीक है, बाहर से। तो एंटी आईजीजी जो है ये इस आईजीजी के ऊपर जाके लगेगी, ठीक है, और वहाँ पे हमें पता चलेगा कि पेशेंट के ऊपर ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें ये जो टेस्ट होता है जिसमें हम बाहर से जो है एंटी आईजीजी देते हैं और पेशेंट के जो आरबीसीज होते हैं जिनके ऊपर एंटीबॉडी कोटेड होती है, इसको ये कंफर्म करता है दिस इज़ एक्चुअली डायरेक्ट होम टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा होता है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर द इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, ठीक हो गया। कि इम्यून हिमोलिटिक मतलब कि इम्यूनिटी की वजह से, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से आरबीसीज टूट रहे हैं। फिर आता है कि 15 ईयर्स ओल्ड कैंसर पेशेंट इज़ रिसीविंग एंटी कैंसर ड्रग थेरेपी फॉर द पास्ट 18 मंथ्स, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव उसको वीकनेस हो रही है, पैलर हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड इन्फेक्शंस एंड पिटेकी है। कंप्लीट ब्लड काउंट शोज पैनसाइटोपिनिया, बोन मैरो रिवील्स द हाइपोसेलुलरिटी। तो बहुत ईजी है कि हमारी बोन मैरो के जो सेल्स हैं वो नहीं प्रोड्यूस हो रहे बिकॉज ऑफ द ड्रग्स वी यूज़ टू ट्रीट द कैंसर, ठीक है। और उसने क्या किया, हमारी बोन मैरो को ख़राब कर दिया जिसकी वजह से पैनसाइटोपिनिया हो गया, दैट विल बी द एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। उसके बाद आता है इंक्रीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इज़ इंडिकेटेड ऑफ द हेरिटरी स्फीरोसाइटोसिस, ठीक है। ये जो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट होता है ये हम करते ही स्फीरोसाइट्स के लिए हैं कि स्फीरोसाइट्स जो होते हैं उनके लिए हम उनकी जो है हम उनको पानी के अंदर रखते हैं और फिर वो उनके बर्स्टिंग हो जाती है जिससे हमें पता चलता है कि ऑस्मोटिक से फ्रेजिलिटी है सेल्स की, ठीक है। पानी से वो फट जाते हैं। तो दिस इज़ द ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी फॉर द हेरिटरी स्फीरोसाइटोसिस। स्मज सेल्स जो होते हैं वो हमें किस में मिलते हैं, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जो क्रोनिक हमारा होता है माइलॉइड वाला उसके अंदर हमें मिल रहे होते हैं, एएलएल में भी नहीं मिलते, सीएलएल में भी नहीं मिलते, सॉरी उसमें मिलते हैं ना, मैं क्या कह रही हूँ, स्मज सेल्स जो होते हैं वो हमें उसमें मिलते हैं क्रोनिक लिम्फोजेनस ल्यूकीमिया में। हमने अभी डिस्टिंग्विश किया था कि जो सीएलएल होता है जिसमें हमारे बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं नेव बी सेल्स वो ज़्यादा हुए होते हैं, उसको हम क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया कहते हैं। और हम इसको डिस्टिंग्विश ही जो है ना जो स्मॉल लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया होता है उसे हम डिस्टिंग्विश ही इस चीज़ से करते हैं कि उनके अंदर हमें स्मज सेल्स मिलते हैं, प्रोलिफरेटिव जोन्स मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन केस ऑफ सीएलएल जो हमारा लिम्फॉइड की कैटेगरी में जा रहा है। पेशेंट केम टू यू विद अ मार्क्ड ड्रैगिंग सेंसेशन
इन द एब्डोमेन, और हमें स्प्लीनोमेगैली मिल रही है और ल्यूकोसाइट काउंट ज़्यादा हो रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स, माइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट्स ज़्यादा हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है ये, क्योंकि इसमें एज सच जो है बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। लिम्फोब्लास्टिक तो हमने वैसे ये हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया था। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स में क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो आपके ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। पैरा प्रोटीन इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द सीरम, इसके बारे में हमने कहीं डिस्कस नहीं किया। सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है इसमें राइज्ड होता है, रेज होता है। इसमें हमने देखा था कि जो हमारे प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें हमारी ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं, प्लाज्मा सेल्स नहीं बनते, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ नहीं बनती। एंटीबॉडीज़ नहीं बनती तो उसकी वजह से अल्टीमेटली एक तो ये होता है कि हमारी जो है ना इसमें रैंकल की एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ऑस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, बॉन की लिटिक स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और दैट इज़ इन केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा, ठीक है, हमने देखा था, प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर था। तो जो लिटिक लीजन्स होती हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और रैंकल की एक्सप्रेशन की वजह से ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की ज़्यादा होने की वजह से, और मैंने आपको बताया था जब भी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके पास एक एंजाइम होना चाहिए अल्कलाइन फॉस्फेटेज, उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इसका ठीक होगा। देयर इज़ मार्क्ड रोलेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, और ये भी हमारी मल्टीपल माइलोमा में होता है कि रोलेक्स फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है, लिटिक लीजन्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पैरा प्रोटीन जो होती है ना इसमें कहीं भी हमने नहीं देखी। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो माइलोप्रोलिफरेटिव मीन्स दैट कि जो आपके माइलोइड लिंकेज के सेल्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, सिंपल सी बात है, उसको हम कहते हैं माइलो जो है ना क्या कहते हैं, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे पास, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है जिसमें वी हैव द इंक्रीज बेसोफिल्स, पॉलीसाइथेमिया वेरा होता है जिसमें प्रीडोमिनेंटली आरबीसी ज़्यादा होते हैं, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया होता है, ठीक है, जिसमें हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ज़्यादा हुए होते हैं, और माइलोफाइब्रोसिस होती है जिसमें वी हैव द मेगाकैरियोसाइट्स जो होते हैं ना उनकी मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है। तो इसमें एज सच हमारा इसेंशियल साइथीमिया भी हो रहा है बिकॉज देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है माइलोफाइब्रोसिस भी हमने इसमें देखी और ये भी देखी और इसमें देखी, ये नहीं है पैरोक्सिमल नोक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया जो होता है इसमें नहीं होता, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एनीमिया इन द वुमेन ऑफ द चाइल्ड बियरिंग एज हमने पहले डिस्कस कर लिया था। मोस्ट कॉमन एम्प्लॉयड टेस्ट इन द डायग्नोसिस ऑफ इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया इज द डायरेक्ट कूम टेस्ट एंड द इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। अब इन्होंने मोस्ट कॉमन पूछा है ना, तो डायग्नोसिस के लिए हम वो कह रहे हैं कि कौन सा करते हैं, तो वैसे तो मोस्ट कॉमन जो अच्छा वाला टेस्ट है वो हमारा डायरेक्ट होता है, लेकिन हमने कन्फर्मेशन के लिए जो है दोनों ही करने होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कूम टेस्ट एंड कूम टेस्ट दोनों ही कर रहे हैं तो इसलिए उन दोनों को ही क्लिक कर दिया। अदरवाइज़ अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट कूम टेस्ट जो होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, और मैंने आपकी इसकी स्टेटमेंट भी जो है ना आपको बताई है बल्कि कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो डायरेक्ट कूम टेस्ट ही होता है, लेकिन हमने दोनों को परफॉर्म करना होता है फॉर द एक्यूरेट डायग्नोसिस, इस वजह से उन्होंने शायद दोनों को क्लिक किया हुआ है। व्हाट इन्फेक्शियस एजेंट इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएट द पैथोजेनेसिस ऑफ द हॉजकिन्स लिम्फोमा। तो हॉजकिन्स लिम्फोमा में कौन सा जो है वो होता है, तो आपको पता है एप्स्टीन बार वायरस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स बन जाते हैं। Elderly male presents with the generalized lymphadenopathy and hematomesplenomegaly of more than 6 months duration, ठीक है, मतलब क्रोनिक फॉर्म है। TLC जो है वो हाई है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में प्रीडोमिनेंस मेच्योर लुकिंग लिम्फोसाइट्स हैं, आई थिंक हमने पहले भी सॉल्व कर लिया था। क्रोनिक हमारा जाएगा उसकी तरफ, लिम्फो की तरफ ना, हाँ ये वही वाला है। व्हाट हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग्स इंडिकेटेड ऑफ थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया किसकी कैटेगरी में आता है, मैंने आपको बताया था माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में 4 तरह की चीज़ें आती हैं। एक वी हैव द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्रोनिक आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है, क्रोनिक कोई भी डिजीज़ हो उसकी जैसे आयरन डेफिशिएंसी हो जाए, या सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सारे हमारे किस में आते हैं, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन में आता है ये। फिर आता है व्हाट कंडीशन इज़ नॉट करेक्टरिस्टिकली एसोसिएटेड द रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस। रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस मीन्स दैट के किसी इन रिटर्न टू सम स्टिमुलस हमारा जो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो गई है, मीन्स जो हमारी थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स हमारे जो हैं किस में ज़्यादा नहीं होंगे, तो ए प्लास्टिक एनीमिया में तो वैसे ही जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ होता है। तो बाकी ये कि एक्यूट हेमरेज की वजह से हो सकता है,
कि एकदम से सारा ब्लड हमारा लॉस हो गया, उसके रिजल्ट में इरेक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस मींस के की अमाउंट ज़्यादा हो जाए। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से भी इन रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा। मैलिग्नेंसी में तो वैसे ही होगा, लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया में तो होता ही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। विच आर द फॉलोइंग फाइंडिंग्स वुड बी द इंडिकेटिव ऑफ द हेट्रोजाइगोट्स बी बीटा लिम्फो बीटा थैलेसीमिया। तो बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, अल्फ़ा 2 और बीटा 2 होते हैं ना हीमोग्लोबिन ए के। तो हीमोग्लोबिन ए नहीं बन रही होती। हीमोग्लोबिन ए जब नहीं बन रही होती तो हमारे जो बाकी हीमोग्लोबिन होती हैं, हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एफ, ठीक है, ये ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि अल्फ़ा इनके साथ मिलके अल्फ़ा टू और डेल्टा 2 और अल्फ़ा 2 और गैमा 2, ठीक है, ये ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमें क्या मिलता है इन लोगों में, हीमोग्लोबिन A2 लेवल जो होता है वो हमारा होता है 3 पॉइंट, अच्छा नॉर्मल जो हमारा लेवल होता है ना हीमोग्लोबिन ए का, वो 97% होता है। और हीमोग्लोबिन A2 जो होता है उसका नॉर्मल हमारे पास जो होता है वो A2 जो नॉर्मल A2 का होता है वो 3% होता है, और HbF नॉर्मल जो होता है 1% होता है। क्योंकि इन लोगों में HbA2 ज़्यादा हो जाएगा, HbF ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इस वजह से हम कंसिडर करते हैं कि जो है, जो हमारा हीमोग्लोबिन A2 का लेवल होगा वो 7%, 3.5 to 7% तक इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन A लेवल ऐसा नहीं रहेगा, बनेगा ही नहीं वो तो, और 3.5 से 7% चला जाएगा। और हीमोग्लोबिन F इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टी सेल डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट, तो बर्किट लिम्फोमा आपको पता है कि इसमें वी हैव द एक्चुअली द बी सेल ज़्यादा होते हैं, टी सेल ज़्यादा नहीं होते। माइकोसिस फंजियोइड्स में भी हमारे टी सेल ज़्यादा होते हैं। सीजरी सिंड्रोम जो होता है इसमें आपको पता है कि वो हमारे सेरिब्रम लाइक हमारे होते हैं सेल्स, उसमें हम नज़र आ रहे होते हैं। माइकोसिस फंजिसाइड्स के अंदर ही होते हैं ये टी सेल्स के अंदर, ठीक है। एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा जो होता है इसमें भी एसच जो है वो नहीं होता। लार्ज ग्रैनुलोसाइटिक ये सारे हमारे टी सेल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट बर्गिट्स होता ही बी सेल्स का, ठीक है। तो ये कितने रह गए एमसीक्यूज़ आपके, तो थोड़े ही रह गए, तो हम इसको ना नेक्स्ट पार्ट से ही कर लेते हैं फिर।